नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ। लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण है और फिर 4 जून को नतीजे हैं। लेकिन इधर 1 जून को जब आखिरी चरण की वोटिंग होगी, उसी दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है इस बैठक में आगे की रणनीति तैयार होगी, जिसमें आपसी समन्वय बिठाने पर भी चर्चा हो सकती है। वैसे तो लोकसभा चुनाव से पहले जो इंडिया गठबंधन में कई तरह की बयानबाजियों का दौर देखने को मिल रहा था, चुनाव आते आते वो खत्म हुआ और अब सभी दल एक साथ मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ते हुए देखे गए। अब जब चुनाव अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ रहा है, तो सभी के मन में एक सवाल घूम रहा है कि क्या चुनाव के बाद भी ये सभी दल एकजुट होकर रह पाएंगे। सवाल लाजमी भी है, क्योंकि सपा के पुराने गठबंधन वाले एक्सपीरियंस अच्छे नहीं हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजे वैसे नहीं रहे जिसकी उम्मीद थी, जिसके बाद दोनों दलों ने अलग होना ही ठीक समझा, अलग अलग राह पकड़ ली। इसी तरह साल 2019 में बरसों की दुश्मनी भूलकर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, लेकिन नतीजों के बाद ये गठबंधन भी टूटकर बिखर गया। दोनों के बीच आज भी तल्खी कम नहीं हो पाई है। और इधर गृहमंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि हार के बाद विपक्ष ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेगा। तो क्या चुनाव के बाद भी चलेगा दो लड़कों का याराना? और 1 जून की बैठक से क्या निकलेगा, इस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको सुना देते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपकी मुलाकात। कोऑर्डिनेशन के लिए हमेशा इंडिया गठबंधन की बैठकें होती रही हैं और 4 जून को इंडिया कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो जितने वादे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, उनको कैसे लागू किया जाए, उनके लिए क्या नीति बने, कौन हमारा क्या रणनीति होगी, उन सभी विषयों पर 4 जून से पहले बैठक है। कांग्रेस की 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अब भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा, प्रधानमंत्री जी झोला उठाकर विवेकानंद मठ को जा रहे हैं। इंडी गठबंधन की लगातार जो बैठकें हुई, उन सब में कहीं न कहीं गठबंधन की गांठें खुलती नजर आई। हर बार बड़ी पार्टियों के नेता गायब होते दिखाई पड़े और आज फिर एक बार इंडी गठबंधन चुनाव की हार की समीक्षा के लिए फिर से एक बैठक करने जा रहा है। ना तो उसमें ममता बनर्जी हैं, न केजरीवाल उसमें शामिल होने वाले हैं। इंडी गठबंधन के सभी साथी लगभग अलग अलग बिखर चुके हैं और ये जो बैठक होने जा रही है, इसका कोई नतीजा नहीं। सिर्फ और सिर्फ हार के लिए उस ठीकरा किस पर फोड़ना है, कौन किस पर ठीकरा फोड़ेगा, इसके लिए बैठक होने जा रही है। तो बीजेपी कह रही है हार का ठीकरा फोड़ना, इसलिए मीटिंग हो रही है। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि रूटीन मीटिंग है, चर्चा है, आगे किस तरह से काउंटिंग पर ध्यान देना है, 4 तारीख को उसको लेकर भी चर्चा होगी। बहरहाल, क्योंकि पुराने एक्सपीरियंस सपा के साथ गठबंधन वाले अच्छे नहीं रहे हैं, इसलिए ये सवाल सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। राघवेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेहमानों से मिल लीजिए। सना शेख कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रविंद्र प्रताप जी सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोशन जमीर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोशन जी और ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, क्योंकि गठबंधन जो पुराने रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि मीटिंग होनी है, और ममता जी तो पहले ही कह सकती हूँ मैं बिजी हूँ, और पहले भी उन्होंने आईना कई बार दिखाया है गठबंधन को। तो ये इंडिया अलायंस आने वाले समय में इसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? हालांकि बहुत जल्दी होगा भी इस बारे में बात करना, लेकिन ये जवाब और सवाल ये सियासी गलियारों से निकल कर आ रहे हैं, तो इस पर बात करना भी जरूरी हो जाता है। 1 तारीख को बैठक किस बात की होनी है कांग्रेस खेमे में, आपका आकलन क्या कहता है? रोशन जी अनम्यूट कीजिए सर आपका डिवाइस। नहीं आ रही सर आपकी आवाज, मैं चेक करवा लेती हूँ। ठीक है, जब तक मैं बीजेपी की तरफ चली जाती हूँ। राघवेंद्र जी, इतना जल्दी क्यों ये सोच लेना कि हार की समीक्षा, नतीजे तो आने दीजिए, पहले ही आप लोग ये सारी बातें कर रहे हैं। शाह साहब कह रहे हैं ईवीएम का ठीकरा फोड़ेंगे विपक्षी दल। वास्तविकता के धरातल पे हम ये बातें कह रहे हैं। लोग तथाकथित इंडी गठबंधन कह रहे हैं। भाई ये बताइए, इंडी गठबंधन जब ये बना था तब से लेकर आज तक 3 बैठकें हुई थी, 3 या 4 हुई थी चुनाव पहले। उसमें क्या तय होता था? जो आगंतुक आएंगे उनको रिसीव कौन करेगा, फोटोग्राफी कौन करेगा, नाश्ते की व्यवस्था कौन करेगा, गाड़ियां खड़ी होंगी, रिसीव चर्चा 3-4 बैठकें हुई हैं। उसके बाद 5 राज्यों का गठबंधन हुआ। उसमें क्या हुआ वो तो हम भी जानते हैं और आप भी जानती हो। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के लिए किन किन संज्ञाओं का क्या उपमा दी थी, मरा हुआ सांप, चालू पार्टी, ये सब बातें कही थी। वास्तविकता यह है इंडी गठबंधन नाम की चीज कोई है ही नहीं। जितने पार्टियां हैं उतने घोषणा पत्र। भाई अगर आपका इंडी गठबंधन तो ये घोषणा पत्र होना चाहिए था
एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए था, एक नेता होना चाहिए था। ये वाहियात बातें हैं। कोई इंडी गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं थी। राहुल गांधी जो है, जो वायनाड के चुनाव लड़े थे, जो राहुल गांधी कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ सीपीआई लड़ रही है। ममता बनर्जी को आप देख ही रही हो, केजरीवाल को आप देख ही रही हो। भाई देखिए, वास्तविकता ये है, इस बात को देश की जनता भली प्रकार से जानती है, ये लोग जो है किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं और इनकी हिस्ट्री है। आज की तारीख में राहुल गांधी जी। रोशन जी, आवाज मिल रही है अभी आपको? अरुण जी, सबसे पहले तो अनादि टीवी के तमाम दर्शकों को और रोशन जी का ऑडियो नहीं आ रहा है हमारे पास, प्लीज चेक कर लीजिए। रविंद्र जी, आपके पास आ रही हूँ। और ये कहा जा रहा है कि क्या ये दो दोस्तों की जोड़ी आगे भी ये याराना जारी रहेगा, क्या कहेंगे सर? समाजवादी पार्टी गठबंधन की राजनीति अपने आरंभ से की है। सबसे पहला गठबंधन भारतीय जनसंघ से हुआ था, दूसरा गठबंधन भारतीय जनसंघ से हुआ, तीसरा गठबंधन 1977 में भारतीय जनसंघ से हुआ, 1989 में भारतीय जनता पार्टी से हुआ। तो हम गठबंधन की राजनीति करते हैं। 2004 में कांग्रेस से गठबंधन हुआ और दोबारा फिर 2009 में हुआ। अब जिसको इसको परेशानी है, तो नरेंद्र मोदी जी को परेशानी है, तो इंडी गठबंधन की शुरुआत से है वो इसको मीडिया के द्वारा, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। और कितने निचले स्तर पर उतर के बदनाम करते हैं। इंडी गठबंधन नाम, अभी राघवेंद्र जी ने कहा, सच बात है, इंडी गठबंधन नाम का कोई संगठन नहीं है भारतवर्ष में। घमंडिया गठबंधन, अवसरवादी गठबंधन, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन, तो जितने निचले स्तर पर उतर के कर सकते थे प्रचारित कर लिए। जो उसके बाद भी देखा कि अब क्या है, एकदम लगभग इंडिया गठबंधन जीत चुकी है, रिजल्ट आना बाकी है। तो अब ये अफवाह फैलाई जा रही है कि 1 तारीख को हम अपने जीत की तैयारियों का समीक्षा करने जा रहे हैं, तो उस पर भी एक अफवाह फैला दो। तो पिछले गठबंधन की हमने पूरी अपनी रणनीति बता दिया, पूरे गठबंधन का रिकॉर्ड बता दिया। ये भी हमारे गठबंधन के साथी थे और इनको राजनीति में लाने वाले हम लोग हैं। ये तो भारतीय जनसंघ तो जानती नहीं थी राजनीति क्या होती है, भारतीय जनता पार्टी जानती नहीं थी राजनीति क्या होती है। तो राजनीति को लाने हम लोग हैं। तो गठबंधन चलेगा और लगातार चलता रहेगा। रही बात भारतीय जनता सपा कांग्रेस नहीं हो सकती, कांग्रेस सपा नहीं हो सकती, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग क्षेत्रीय पार्टी हैं। सबके कार्यकर्ता का बेस अपना अलग अलग है। तो सारे ये प्रचारित कर देना कि नहीं सपा कांग्रेस हो जाएगी, कांग्रेस सपा हो जाएगी, तो इससे ज्यादा खराब रिकॉर्ड इनका है एनडीए का। 34 पार्टी लेके चले थे, 34 पार्टियां आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है चुनाव। ये तो अपने गठबंधन में किसी को ले चल पाए। हमसे कुछ लोगों को तोड़ दिया, कांग्रेस से कुछ लोगों को तोड़ दिया, अब बताते हैं हम गठबंधन की राजनीति करते हैं। तो ये विध्वंस की राजनीति करते हैं, हम सकारात्मक राजनीति करते हैं। जी धन्यवाद। ठीक है, मैं वापस बीजेपी की तरफ ही आ रही हूँ। राघवेंद्र जी, साफ कर चुके हैं वो कि वो जीत की तैयारी के लिए बैठक कर रहे हैं, उस पर आरोप प्रत्यारोपों की जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। कांग्रेस की आज की तारीख में देश में क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। इनकी माता जी जो हैं, आपके रायबरेली छोड़ करके राजस्थान से राज्यसभा से सांसद बनने को गई हैं। जाहिर है उत्तर प्रदेश में उनको कहीं पर भी बेहतर सीट की नजर नहीं आई। राहुल, आपके अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, जो अपने आप को सबसे बेहतर सीट मानते हैं। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ समझा है, अपने लिए सुरक्षित सीटें तलाश रहे हैं और 79 सीटें जीत रहे हैं। ये कैसी बातें हैं? क्या देश की जनता को ये दिखाई नहीं पड़ रहा है? ये लोग सदन में जाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। वास्तविकता ये है, ये जो चुनाव 2024 का चुनाव है, ये लोग भली प्रकार से जान चुके हैं, ये चुनाव में हार चुके हैं। ये लोग सिर्फ रट अदायगी कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। वास्तविकता ये है, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो, ये सब जो है आज की तारीख में अपनी राजनीतिक अंतिम सांसें गिन रहे हैं, लोकप्रियता के सबसे निचले पायदान पर हैं। हाँ, एक बात सही है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी खड़ी की थी। कांग्रेस के भी काफी नेताओं का खून पसीना कांग्रेस में लगा हुआ है, लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति हो गई है, जिस तरीके से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की स्थिति हो गई है, अब वो पूरा देश और प्रदेश भली प्रकार से जानता है। और ये लोग इनके जी सर। सना शेख,
क्योंकि पहले एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे आप लोगों के सपा के साथ, और अभी तो बहुत ही कम सीटें आप लोगों को मिली, उसमें भी आप तैयार हो गए। और ममता बनर्जी वो तो शुरुआत से ही अपनी शर्तों पर सारी चीज़ें करती हुई आई हैं। तो ये माना जा रहा है कि आने वाले समय पर जिसे आगे जो लगा वो आगे निर्णय लेगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये तैयारी अब वोट बैंक को साधने की हो रही है, आने वाले समय पर आप कैसे समन्वय बनाए ताकि जो संदेश जनता में जाए वो अच्छा जाए कि हार भी गए तब भी हम साथ हैं, जीत भी गए तब भी हम साथ होंगे। ये जाहिर सी बात है, ये समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है खड़गे साहब की मीटिंग में। जी देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार, और उसके साथ कहना चाहती हूँ कि भाजपा जो है वो डरी हुई है हमारे गठबंधन से, क्योंकि राहुल जी और अखिलेश जी ने उन दोनों ने मिल करके संकल्प लिया है देश को बचाने का। और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनकी भाषा शैली जो दिखाई दे रही है, जो ऐसी ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग करने लगे हैं, मुजरा जैसे शब्द बोलने लगे हैं, तो अरे हम तो यही कहना चाहते हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ डरे हुए हैं, अपनी कमियां नहीं बताना चाहते हैं। और जो भी लोगों ने अभी जैसे जो है भाजपा के प्रवक्ता भाई साहब ने बोला कि ये हम लोगों ने मतलब अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो ये लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं। और हमारी सरकार जब बनेगी तो लोगों के लिए काम करेगी, वो सिर्फ जो है झूठे जुमले नहीं जो है लोगों के सामने पेश करेगी। इन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को जो है हम लोगों को जो आम जनता है उसको बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं और कुछ नहीं। और ये गठबंधन है और ये आगे जाकर के भी रहेगा और ये सरकार भी बनाएगा, इसी से ये लोग जो है डरे हुए हैं। रोशन साहब, आप क्या कहेंगे? गठबंधन को लेकर जो इतिहास है राजनीति में वो बहुत अच्छा नहीं है। जो अब भी कई रहे बीजेपी के साथ भी वो बीजेपी के साथ नहीं है, और समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के भी गठबंधन कई उनके साथ है, कई नहीं रहे। लेकिन अब ये जो मीटिंग है इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। रोशन सर जी, पारुल जी मेरी आवाज आ रही? जी मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है सर, आपकी आवाज कहिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अनादि टीवी के तमाम दर्शकों को और तमाम वरिष्ठ पैनलिस्ट साथियों को और आपको मेरा नमन। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कि ये याराना चलेगा कि नहीं चलेगा। अभी हमारे भाई रघुवेंद्र जी भाजपा से तमाम आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे और तमाम साथी। तो देखिए, ये पक्ष और विपक्ष तो एक दूसरे के लिए बोलने के लिए बने ही हैं, एक दूसरे के किसी यथार्थ प्रति उतरेंगे नहीं। किसी भी अच्छे से अच्छा काम कोई अगर सरकार करे तो विपक्ष उसके विपक्ष में तब भी बोलेगा, और विपक्ष चाहे जितना अच्छा काम करेगा तो सरकारी लोग उसके बाद बोलते रहेंगे। मेरा जो मानना है कि देखिए, ये जो चुनाव है ये इस पर डिपेंड करेगा कि इनका साथ कितना चलता है, कितना नहीं चलेगा। इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो है इंडिया गठबंधन सत्ता में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सत्ता में नहीं आ रहा है तो सभी पार्टियों के अपने अपने एजेंडे हैं। चुनाव के बाद 5 साल तक एक दूसरे से गलबहियां कर पाना संभव नहीं है राजनीति में किसी पार्टी के लिए, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जो। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक बन जाता है, उस पर धीरे धीरे लोग चलते रहते हैं, लेकिन कोई उनके हाथ में एजेंडा ही नहीं होता काम करने के लिए। दूसरा, सिक्के का एक पहलू ये है कि अगर इनकी सरकार बन जाती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है अगर, तो बनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही जो है इंडिया गठबंधन का कोई ऐसा घटक दल होगा जो सत्ता का सुख छोड़कर या सत्ता में भागीदारी न करके विपक्ष में बैठना पसंद करेगा। तब तो साथ चलना और साथ देना एक मजबूरी हो जाएगी। और यही तक नहीं पारुल जी, भारतीय राजनीति का एक इतिहास रहा कि अभी अगर आज की डेट में इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता अगर मिल जाए राष्ट्रपति महोदय की तरफ से, तो कल को जो एनडीए गठबंधन के साथी हैं उनमें से भी बहुत सारे घटक तो शामिल हो जाएंगे। तो ये करना कि याराना अच्छा चलेगा आगे कि नहीं चलेगा, या पीछे नहीं चला है तो आगे नहीं चलेगा, ये हमारे ख्याल से तर्कसंगत नहीं होगा। ये समय की कसौटी पर देखना होगा 4 तारीख को कि रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। अगर रिजल्ट आ जाते हैं इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएंगे तो निश्चित तौर से एटलीस्ट जहां तक मेरी समझदारी जाती है कि 5 साल तो ये लोग हर हाल में एकजुट रहेंगे, और 5 साल का समय बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाने का, और अगर जनता के प्रति कुछ कर पाते हैं तो निश्चित तौर से एक दूसरे के साथ एक दूसरे को रास आने लगता है। और अगर सत्ता न बनी
तो फिर किस एजेंडे पर 5 साल का 10 साल का कोई भी दल दूसरी दलों में अपने दल का विलय तो कर नहीं रहा है, तो फिर अपने एजेंडे पर लोग चलते रहेंगे, बहुत खुलकर विरोध नहीं भी करेंगे, तो कहीं न कहीं तो कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई पड़ेगा। मेरी समझदारी ये कहती है। सना जी, आपकी बात इस पर क्या आप बात कहेंगी, क्योंकि सीधे तौर पर रोशन जी ने ये कहा कि अगर जीत जाते हैं तो सब साथ रहेंगे, लेकिन हार जाते हैं तो तस्वीर कुछ और होगी। देखिए, हारने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब ये जो दशा है, ये 4 जून को जो भाजपा के लोग हैं, जो अंधभक्त हैं, उनकी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि मोदी साहब कहते हैं कि राहुल गांधी जी जो है सोने का चमचा लेकर के पैदे हुए और शहजादा लफ्ज से उनको नवाजते हैं। चलिए, मानती हूं कि वो शहजादे हैं, वो हमारे भारत के शहजादे हैं, ऐसे शहजादे हैं कि जिन्होंने इतने 1000 किलोमीटर की यात्रा की है आम जनता के लिए, भारत को एकजुट करने के लिए, और महंगाई को और बेरोजगारी को हटाने के लिए। ऐसे शख्स के बारे में इस तरीके की ओछी ये लोग बातें करते हैं। जनता भी समझ चुकी है, कब तक वो सहेगी ये महंगाई, ये अत्याचार। राघवेंद्र जी, सना जी कह रही है, हाँ, राहुल जी तो इतनी लंबी यात्रा कर चुके हैं और ऐसे इंसान के बारे में आप लोग शहजादे और न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यात्रा तो कर चुके हैं, कांग्रेस की भी बहुत बड़ी यात्रा है, 55 साल देश में शासन किया है, लेकिन कांग्रेस की 55 साल की यात्रा और राहुल गांधी की यात्रा का परिणाम क्या निकला है? 55 साल की यात्रा में देश को कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे बीच में इंटरप्ट करना पड़ रहा है। आप ये कहना चाहते हैं कि 55 साल में कुछ हुआ ही नहीं है? अभी 2004 से लेकर 2014 तक आपको बोलने का प्लेटफॉर्म मिला है 55 साल में? कैसी बात कर रहे हैं आप? आपके ऊपर ये शोभा नहीं देता है। आप तो काफी मतलब उम्रदार शख्स हैं, आपके ऊपर नहीं अच्छा लगता ये कि आप ऐसे झूठे बयान दें। 55 साल में एयरलाइंस आई, ट्रेन आई, सुई नहीं थी हमारे देश में, सुई आई। क्या आप बोल क्या रहे हैं? 55 साल में कुछ हुआ ही नहीं है? वाह भाई वाह। आपने तो मेरी उम्र तो फिर कम है, आपकी उम्र तो ज्यादा है, आपने तो सरकार भी देखी है। बगले झाड़ने लगेंगी, शांत रहिए जरा। देखिए, लैंग्वेज सही रखिए भाई साहब। मैं आपसे तमीज से पेश आ रही हूँ, तमीज से आप भी पेश आइए। ये बगले झांकने वाली भाषा आपको और आपकी पार्टी को शोभा देती है, तो थोड़ा अपनी भाषा शैली को तमीज से। ठीक है, बारी बारी से सना जी बारी बारी से अपनी बात रखिए। भाषा शैली तमीज में रखें, और नहीं तमीज आती है ठीक है, पर्सनल कमेंट मत कीजिए, अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, अपनी बात रखिए, प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं। बिल्कुल ठीक है, बारी बारी से अपनी बात रखिए। राघवेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं सौदा पे चर्चा करना चाहता हूँ। महंगाई पे बहुत चर्चा करती हैं, जरा बताइए महंगाई 2004 से लेकर तो 2014 तक कितनी थी आपकी सरकार थी? पूरे 10 वर्ष। आप बताइए, 14 में जब 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए जो है सिलेंडर के दाम बढ़ते थे, तो आपकी अमेठी की सांसद सर पे टमाटर प्याज सिलेंडर लेके घूमती थी, तब आप कहाँ थे? और आज जो है सिलेंडर 1100 के पार हुआ, 200 रुपए आपने कम कर दिए, उसके बाद आपने सोचा जग जीत लिया है। तो सबसे ज्यादा कहाँ है महंगाई? आप क्या बात कर रहे हैं? बोल भी कैसे रहे हैं? बोलना भी चाहिए आपको। ठीक है, रोशन जी के पास जाइए, दोनों रुकिए और बारी बारी से प्लीज अपनी बात। महंगाई पे तो बोलने के लायक ही नहीं है आप लोग। अपनी बात कहने का मौका दीजिए। कितने एयरपोर्ट थे आपके समय, बताइए? कांग्रेस ने 55 साल का शासन किया, कितने एयरपोर्ट थे बताइए आप? कितने एयरपोर्ट थे? कितनी मेट्रो थी? कितने कॉलेज थे? कितने एम्स थी? तो क्या भाजपा ने लाया है सब कुछ? ये सब कुछ किसने किया है? भाजपा सरकार ने किया है, आप बता दें। आप बता दीजिए, भाजपा सरकार ने नहीं, आप बता दीजिए। रेलवे एयरलाइंस बेच डाली, रेलवे बेच डाला, BSNL बेच डाला। ठीक है, 1 तारीख को अंतिम चरण की लड़ाई है और उसके बाद खेमों में मीटिंग्स का दौर शुरू हो जाएगा। रोशन जी रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, मैं एक और सवाल ले लूं, थोड़ा सा वेट कीजिए प्लीज। सरकार में मेट्रो आई, ठीक है, आप और ठीक है, रोशन जी की ऑडियो दीजिए, बाकी सभी की ऑडियो डाउन रखिए। हम बारी बारी से बात करेंगे, समय थोड़ा कम है मेरे पास, तो अब हम बारी बारी से बात करेंगे। आ रही हूँ राघवेंद्र जी, आ रही हूँ, प्लीज रुकिएगा। रोशन जी, 1 तारीख को अंतिम चरण की लड़ाई, और उससे पहले मीटिंग्स को लेकर तैयारियां फिक्स हो रही हैं, ये बताने की कोशिश कि हम अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। अंदर खाने क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा ना आपको पता ना मुझे पता। बीजेपी कह रही है हम अपनी तैयारियों में जो काउंटिंग होनी है उसको लेकर हम अपने कार्यकर्ताओं को और तमाम लोगों को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस का भी ये कहना है कि उनके भी कार्यकर्ताओं के साथ जो मीटिंग है वो काउंटिंग को लेकर भी है। 4 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके बाद सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन क्या जो इतने आरोप प्रत्यारोपों के बीच कोई परसेप्शन बनता हुआ दिखा आपको? अब तो अंतिम चरण में लड़ाई है,
कोई धुआं, कोई हवा, तमाम मुद्दे रहे, महंगाई भी है और आरक्षण भी है और महिलाओं को आरक्षण भी दे दिया, तमाम चीज़ें सारी चीज़ें आ गई, उसके बावजूद भी कोई परसेप्शन बनता हुआ दिखा आपको? जी फारूक जी, जहां तक मैं समझता हूँ, देखिए अभी हमारे साथी जो राघवेंद्र जी हैं, उन्होंने एक शब्द बहुत, भाजपा के लोग साथियों को पता नहीं क्या हो गया है तो वो एक चीज कहने लगते हैं कि पिछले 70 सालों में कुछ हुआ ही नहीं, जो कुछ हुआ 2014 से हुआ। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि इन्होंने पूछा कि हवाई अड्डे कितने थे, जितने भी थे एक भी उसमें से अडानी का नहीं था। ये भी तो आरोप थे। एक सेकंड, वो जितने भी थे राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे और देश की संपत्ति थे, आज तो अडानी के हो गए, तो इसका क्रेडिट इनको जाना चाहिए। आप की बात पर मैं राघवेंद्र जी से जवाब लेती हूँ और प्लीज समय कम है तो थोड़ी छोटी अपनी बात पूरी कर। हाँ, तुलना क्यों नहीं होनी चाहिए? यही हालत हो गई है, बोलने का अधिकार तो छीनना चाहते हैं ये लोग। ठीक है, रोशन जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी जी जी। दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज ये है, साथी से निवेदन है कि थोड़ा सा अपनी बारी पे करें हम लोग। रोशन जी आप अपनी बात रखिए प्लीज। देश में 2024 के चुनाव में पारुल जी एक बदलाव की लहर सी तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं नहीं कहता कितने सीटें इंडिया गठबंधन को जाएंगी, कितने एनडीए को जाएंगी, लेकिन इतना तो लगभग आपकी ऑडियो नहीं जा रही है लाइन पे राघवेंद्र जी, सना जी। अब ठीक है रोशन जी प्लीज, समय मेरे पास कम है, अब मैं एक बारी बारी से रविंद्र जी को भी आप मौका दे दूं बोलने का। दे ही दिए हैं और ज्यों-ज्यों चुनाव दर चुनाव, जो चरण दर चरण आगे चल रहा है चुनाव, तो चूंकि सत्ता पक्ष के ऊपर ज्यादा निगाहें लोगों की रहती हैं, ठीक है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी आप ही के खिलाफ होगी ना राघवेंद्र जी, सवाल सारे आप ही की तरफ आएंगे और बाद में नतीजे जो हों। ठीक है रोशन जी प्लीज, अब वेट करना होगा, रोशन जी वेट करना होगा। राघवेंद्र जी उसके बाद रविंद्र जी आपके पास आ रहे हैं, जवाब दीजिए क्योंकि आपसे ही सारे सवाल हो रहे हैं सर, घूम फिर के आप ही हैं अभी। हाँ बताइए। आप एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रही है। 2014 में हमारी सीटें 336 थी, हम लोगों ने 300 का लक्ष्य रखा था, 336 प्राप्त हुई थी। उसके बाद 2019 में 353 आई, ये एंटी इनकम्बेंसी थी। आज की तारीख में हम लोग 400 सीटें लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं। बैठेंगे 4 तारीख को हम लोग। अभी हालात अलग है ना, अभी विपक्ष बटा हुआ नहीं, एक साथ है विपक्ष। विपक्ष है कहाँ? मैं तो बार बार कह रहा हूँ, अलग अलग घोषणा पत्र, अलग अलग नेता, और एक रविंद्र जी कह रहा है, मरा हुआ सांप कह रहा है। मौजूदगी पर ही सवाल है, उनको एतराज है। कहिए। तारीख की बैठक में देखिए कितना सही बात कहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कि विपक्ष है कहाँ, इसी प्रकार का तानाशाही शासन चाहते हैं और सच में विपक्ष को खत्म किया है। पूरे विपक्ष को सस्पेंड कर दिया था, पूरे विपक्ष को सस्पेंड कर दिया था इन लोगों ने। तो अगर विपक्ष विहीन सरकार बनाना चाहते हैं तो उसी दिशा में प्रयासरत थे और जनता ने मैंडेट दे दिया है, इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बन रही है। अगर जैसे हमारे प्रवक्ता मित्र बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी कुछ भी रहा होता तो उनका एकमेव लीडर प्रधानमंत्री मुजरा, भैंस, मंगलसूत्र अब बातें मन से नहीं बोल रहा होता, अच्छा एक बात बताइए, उपलब्धियां गिना रहा होता। हाँ ये तमाम बातें हैं, ये बैठक इसलिए तो नहीं हो रही कि अभी तक आपका पीएम फेस डिसाइड नहीं है, इसके बाद डिसाइड कर ले, वरना 4 तारीख को गहमा गहमी हो जाएगी। मैम सच बताइए, आर्टिकल संविधान का आर्टिकल 75 क्लियरली कहता है कि जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है राष्ट्रपति करते हैं। कैसे करते हैं? जो वहां सांसद इकट्ठा होते हैं, अपने नेता चुन लेते हैं, वही पीएम हो जाता है। हाँ। इस प्रक्रिया के विरुद्ध जो भी बात करता है वो संविधान के खिलाफ बात करता है। ठीक है सना जी, एक छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद मुझे इजाजत लेनी होगी आपसे। देखिए सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ कि भाजपा के लोग सुनना पसंद नहीं करते, सीधे सीधे इन लोगों का मानना है कि जो है विपक्ष होना ही नहीं चाहिए क्योंकि इनसे सवाल करने वाला ही ना हो। अब फिर देखिए, ये देखिए बोलने का अधिकार छीनना चाहते हैं ये। हमारे जब अपने विपक्ष के साथ ऐसा कर रहे हैं तो आम जनता का क्या हशर है और क्या कर रहे हैं। चलिए समय मेरे पास कम है, आप लोगों से इजाजत लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंडिया गठबंधन में राहुल अखिलेश की जोड़ी है, यूपी में मुख्य विपक्ष में यही दोनों है, एक सीट टीएमसी के पास है, बाकी दोनों दल मजबूती से लड़ रहे थे चुनावी मैदान में। लेकिन अब 1 तारीख को जो बैठक होनी है उसके लिए कहा जा रहा है कि ये जो बैठक है इस बैठक में क्या मंत्र निकलेगा। 4 तारीख को काउंटिंग है, उसको लेकर तो तैयारियां हो ही सकती हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये जो विपक्षी गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके नेता बैठेंगे तो ये फॉर्मूला निकलेगा, या फिर कुछ और
कि अगर हम हार भी गए तो समन्वय होना चाहिए, क्योंकि हमने गठबंधनों में देखा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के जो दल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन के दल रहे हैं वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो ये संदेश देने की कोशिश, आगे की लड़ाई के लिए भी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन खड़ा होगा, क्योंकि ममता बनर्जी एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसी नेत्री हैं जो शुरू से ही अपनी शर्तों पर इस गठबंधन में हैं। तो क्या होगा आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे कि क्या इस बार ये जोड़ी चलेगी या फिर बिखरेगी या टूटेगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।